गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 10वीं यूनिट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हम लोगों की मुलाकात होती है। हम लोग इस वक्त उसी यूनिट पर डिस्कशन करने के लिए मिलते हैं और बखूबी जिस तरीके से हम लोग रोज दिन ब दिन हम लोग हमारी यूनिट जो है कंप्लीट होती जा रही है। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चरों को देखोगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, तो और अगर हम लोग बात करें कि हम लोग लास्ट के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो आप लोग जानते ही है कि लास्ट के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसको हम लोग पढ़ रहे थे और लगभग हम लोगों ने इसको आधा हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैंने उस लेक्चर को वहीं आधे में छोड़ दिया था। और आज आप इसको सेकंड पार्ट मानकर इसको आज हम इस लेक्चर में बाल अधिकार संरक्षण आयोग को, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को आज के लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने पृष्ठभूमि आप लोगों को बना दी थी और पृष्ठभूमि बनाने के साथ साथ ही हम लोगों ने लगभग आधा जो था वो देख ही चुके थे। क्या देखे थे हम लोग, तो एक बार कल की क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो भी बातें होगी हम लोगों की, हम लोग लेक्चर के बीच में हम लोग आपस में बातें कर लेंगे, या जो भी है आप लोगों के कॉमेंट या जो भी है डाउट्स है वो सब हम लोग लेक्चर के बीच में देख लेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था कि एक यूनाइटेड नेशन की एक बैठक हुई थी। कब हुई थी? 89 में। इसको मैंने कल सुधरवाया था। ये कब हुई थी? हाँ, ये कब हुई थी? नवंबर 1989 में ये बैठक हुई थी। ठीक है, ये सुधरवाया था। फिर मैंने बताया था कि कब अंगीकृत किया गया, कब लागू किया गया और भारत ने इस पर कब सिग्नेचर किए थे। मैंने बताया था कि ये तीनों की तीनों डेटें आपको याद रखनी है। फिर बताया था कि भारत में एक अधिनियम भी पास हुआ। कौन सा? वो हुआ था बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है कि 2005 में, और इसके तहत बोला गया कि राष्ट्रीय स्तर पर होगी, राज्य स्तर पर होगा और जिला स्तर पर जो होंगे वो ये आयोग होंगे। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हम लोग कल देख चुके हैं। 20 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण दिवस, तो ये भी हम लोगों ने कल देख लिया था। सारी चीजें सामान्य परिचय में हम लोगों ने देख लिया था। 5 मार्च 2007 और एक्ट कौन सा था? 2005 का एक्ट था। और 5 मार्च 2007 को क्या कर दिया गया था? एक सावधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम का गठन कर दिया था। उद्देश्य में आप लोगों को कल बता ही चुका था। सारी चीजें हम लोग कल देख चुके थे। हम लोगों ने देख चुके थे कि बच्चों को संवैधानिक कौन कौन से अधिकार प्राप्त है और कानूनी अधिकार कौन कौन से प्राप्त है। इन सभी अनुच्छेदों के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कल की क्लास में हो चुका था। ठीक है, कुछ अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे बताइएगा। बच्चों से संबंधित कानूनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बच्चों से संबंधित कुछ कानून भी है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, हम लोगों ने गठन भी देख लिया था कि आयोग का गठन भी देख लिया था हम लोगों ने। किस अधिनियम के तहत? हमने कहा था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 सब क्लॉज ए के तहत केंद्र सरकार को जो है एक आयोग के गठन की शक्ति दी गई। बोला गया कि केंद्र सरकार जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेगा, ये बोला गया धारा 3 के सब क्लॉज 1 में। फिर सब क्लॉज 2 में बोला गया कि इसकी संरचना कैसी होगी। तो संरचना कैसी होगी ये भी हम लोगों ने कल देख ली थी। और संरचना में बताया था मैंने कि 1+6 होगा, मतलब एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होगा। लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो ये, प्री के फैक्ट से जो इंपॉर्टेंट थी वो ये, क्या कि जो 6 सदस्य है उनमें से 2 महिलाओं का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब समझते हो? 6 की 6 महिला हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 तो होना ही होना है। 2 से अगर कम हो जाएगी तो काम नहीं चलेगा। ये बातें बोली। अब 8 से 10 स्टार अगर मैंने इसके ऊपर लगा दिए तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। ठीक है, आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या होगी संरचना, क्या होगी? क्यों कल भी तो पढ़ा दिया था सर, फिर से क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1+6 एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, और इन 6 सदस्यों में से 2 कौन होंगी? 2 महिलाएं होंगी। 2 कौन होंगी? 2 महिलाएं होंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए बार बार बता रहा हूं। ठीक है, फिर बोला गया कि अध्यक्ष कौन बन पाएगा। मैंने सदस्यों को भी बता दी थी कि सदस्य भी, ये भी चीज हम लोग कल देख चुके थे। और इन सब चीजों में ये जो जितने भी क्षेत्र हैं,
ये जो जितने भी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो भी ख्याति प्राप्त अनुभवी व्यक्ति होगा उसको सदस्य बनाएगा। ये बात बोली है। हर आयोग की तरह इसमें भी एक सदस्य सचिव होगा, और आप भी जानते हैं वो एक प्रमुख अधिकारी होता है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आयोग की प्रक्रिया जो भी है, आयोग की प्रक्रिया को क्या करता है? प्रमाणित करता है। क्या करता है? प्रमाणित करता है। मतलब उस आयोग जो भी काम करता है उस पर सिग्नेचर किसके होते हैं? तो सचिव सदस्य के सिग्नेचर होते हैं। मतलब प्रमाणित करता है। ये कौन काम करता है? आयोग करता है। अब इस सचिव की नियुक्ति भी कौन करता है? सदस्य की नियुक्ति तो आप लोगों को पता है, ठीक है। सदस्य की नियुक्ति तो आप लोगों को पता है कि सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो सचिव है, ये नियुक्ति के बारे में जो बोल रहे हैं ना हम लोग, ये बोल रहे हैं सचिव की नियुक्ति। सचिव, ये जो सदस्य सचिव है 1+6+1 जो है ना, ये तो अपने सदस्य होगा। ये एक जो सचिव होता है ना, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। हर बार की तरह, हर आयोग की तरह सारी चीजें वही है, लेकिन यहां पर जो चीजें चेंज होगी वो चीजें चेंज होगी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, ठीक है। ये चीज हम लोगों को देखना है। और ये चीज क्या है? तो बात वही, हर जगह वही है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4। अब धारा आप लोगों से याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, मत याद करना, लेकिन जो प्रोसेस है वो हम लोगों को याद होनी चाहिए। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 में क्या बोला गया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4 में बोला गया है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी और निम्न प्रावधानों के तहत की जाएगी। उसमें भी क्या है, ठीक है। तो देखो बोला इन्होंने कि देखो क्या बोला गया, समझो इस बात को, व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं, ओके, ठीक है। तो इन्होंने बोला नियुक्ति कौन करेगा? चलो बताओ, नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। यहां ऐसे करके समझ लेते हैं, ओके। पेन बदल लेते हैं, आपको कलर पसंद नहीं आ रहा। नियुक्ति करेगी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार ही करेगी ना, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? चलो ठीक है, इसको ऊपर पहुंचा दिया। नियुक्ति करेगी कौन? नियुक्ति करेगी केंद्र सरकार। लेकिन क्या सर? लेकिन क्या? तो लेकिन समझिए, इसमें समझिए कि नियुक्ति जो होगी वो अध्यक्ष की अलग होगी, अध्यक्ष के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी और सदस्य के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सदस्यों के लिए अलग। अब अध्यक्ष कितना है? तो अध्यक्ष 1 है, यहां लिख दो। सदस्य कितने हैं? तो 6। इन 6 में भी कौन? 6 में भी 2 महिलाएं होंगी। ये भली भांति ये सारी चीजें आप समझते हो, ठीक है। तो अध्यक्ष के लिए क्या प्रक्रिया होगी? तो अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया होगी, अध्यक्ष के लिए जो प्रक्रिया होगी ना, बोला गया कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय समिति या हम लोग बोलते हैं इसको चयन समिति। 3 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया जाएगा। कौन करेगा ये गठन कौन करेगा? ये गठन करेगा केंद्र सरकार करेगा। हाँ, क्या हो रहा है? देखो क्या हो रहा है। अब क्या करना है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है हम लोगों का, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हमें किसी को बनाना है, ठीक है। किसी को अध्यक्ष बनाना है तो क्या होगा? केंद्र सरकार। सबसे पहले यहां आ जाओ, केंद्र सरकार के पास आ जाओ, ठीक है। ये केंद्र सरकार आ गए सर। अब क्या करे? तो केंद्र सरकार क्या काम करेगी? केंद्र सरकार काम करेगी कि एक, सबसे पहले तो अध्यक्ष की नियुक्ति करना है तो 3 सदस्यीय एक समिति बना देगी, ठीक है। 3 सदस्यीय समिति ये बन गई, 3 सदस्यीय चयन समिति। सर ये कैसी होगी? तो अब ये चयन समिति के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? तो पहले इस चयन समिति को समझिए, इसको छोटा कर देंगे हम लोग। हाँ, ये हो गया, ठीक है। ये साइड में पहुंच गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 सदस्यीय चयन समिति हो गई। तो 3 सदस्यीय चयन समिति में कौन कौन होगा सर? तो ये भी बता दीजिए। तो सबसे पहले तो एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष है, आप जानते ही है 3 लोगों में एक अध्यक्ष होता ही है, और 2 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है सर। तो अध्यक्ष कौन होगा सर? तो अध्यक्ष वो होगा, कौन होगा बताओ? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद मतलब केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री होगा, ठीक है। जो इस देश का महिला
एवं बाल विकास मंत्री जो भी इस देश में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इस पद पर जो भी विराजमान होगा, ठीक है, किस पद पर? महिला एवं बाल विकास मंत्री के पद पर जो भी विराजमान होगा वो ऑटोमेटिक जो वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष को नियुक्त करने की जो चयन समिति है उसका ऑटोमेटिक वो अध्यक्ष बन जाएगा। फिर सर इन दो सदस्यों का क्या? तो इनकी नियुक्ति, ये 2 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? इन दो सदस्यों की नियुक्ति करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जिनको भी समझे, केंद्र सरकार के द्वारा इनकी सरकार। अब देखो कितनी बड़ी प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले केंद्र सरकार को बोला कि आप 3 सदस्यीय समिति बनाइए, 3 सदस्यीय चयन समिति, ये आ गई। 3 सदस्यीय चयन समिति में एक महिला एवं बाल विकास मंत्री जो इसका अध्यक्ष होगा और 2 अन्य जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ये समिति बैठी। अब इन 3 सदस्यीय समिति को काम क्या दिया गया? इन 3 सदस्यीय समिति को काम दिया गया कि आपको बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए अध्यक्ष का चयन करना है, अध्यक्ष को नियुक्त करना है। तो ये 3 जो सदस्य है, ये जो 3 सदस्य है, ये लोग जो है जो काम करेंगे, कौन से 3 सदस्य? ये वाले 3 सदस्य। ये 3 सदस्यों का काम है कि महिला एवं बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम या बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करने का काम इन लोगों का है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। सर बाकी ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों में भी आपने मुझे बताया कि 2 महिला होंगी। हाँ, तो पता है सर हम लोगों को, आप बार बार क्यों बता रहे हैं? तो समझिए 2 महिला प्लस 4 अन्य सदस्य जो होंगे, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा सर? तो इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। सिंपल, इसके लिए समिति की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है क्या? आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? क्या हो रहा है? अध्यक्ष की नियुक्ति करना है तो 3 सदस्यीय समिति कौन बना रहा है? केंद्र सरकार बना रही है। अध्यक्ष कौन होगा उस समिति का? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री इस देश का जो भी होगा वो उस समिति का अध्यक्ष होगा। और उन लोगों का काम क्या होगा? उन लोगों का काम होगा अध्यक्ष का चयन करना। ठीक है, अध्यक्ष का चयन करना। सर ठीक है, ये चीजें समझ आई। सदस्यों को केंद्र सरकार चयन कर रही है। चयन समिति में भी जो सदस्य है उनको भी केंद्र सरकार नियुक्त करी। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष के चयन के लिए एक समिति बनेगी और वो समिति ये है, आपकी नजरों के सामने, आपकी आंखों के सामने। एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, क्योंकि प्री में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैं नहीं रहूंगा बताने के लिए आप लोगों के सामने कि भाई साहब ऐसी समिति रहेगी, ये अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं वहां पर नहीं होऊंगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप लोगों को वहां पर आप लोगों को खुद ही देखना होगा कि हम लोगों के कॉन्सेप्ट कितने सही है और कितने नहीं। क्या स्लाइड भी पढ़ोगे सर? हाँ, स्लाइड पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को बताना पड़ेगा कि जो चीज मैंने समझाई है वही चीज स्लाइड में भी लिखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो अध्यक्ष की नियुक्ति, बात वही। अरे आप लोग क्या है यार, रिवीजन कर लो ना। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति, अब बोला वही कि अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए क्या होगा? 3 सदस्यीय चयन समिति होगी। आप देखिए, आप तो समझ गए हैं, मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल ही दूंगा, तो उसके बाद आप लोग देख ही लीजिएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा। तो 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर कौन करेगा नियुक्ति? केंद्र सरकार करेगी। किसकी नियुक्ति? अध्यक्ष की नियुक्ति भी केंद्र सरकार कर रही, लेकिन सिफारिश कौन देगा? सिफारिश देगा 3 सदस्यीय समिति। ये लोग बोलेंगे केंद्र सरकार को कि इस बंदे को या इस व्यक्ति को या इस महिला को बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, तो केंद्र सरकार ऐसा काम कर देगी। ठीक है, बात वही कि इस चयन समिति में कौन कौन होगा? तो इस चयन समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? महिला एवं बाल विकास मंत्री होगा। जो भी इस देश का महिला एवं बाल विकास मंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। 2 अन्य सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये ऑलरेडी मैं सारी चीजें बता चुका हूं। अध्यक्षों की नियुक्ति, अध्यक्ष सर, सदस्यों की नियुक्ति, सदस्य मतलब सर, सदस्य मतलब 6 सदस्य है इसमें। इन 6 में भी 2 कौन है सर? तो 2 महिलाएं होंगी। इनकी नियुक्ति कौन करेगा सर? तो इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं, कुछ भी समझाने लायक है ही नहीं। ऑलरेडी तो सब कुछ जान चुके हो आप। तो सर छोड़ दें तैयारी, जान चुके हैं तो? नहीं, तैयारी आप लोग करिए। मैं मना कहाँ कर रहा हूं आपको कि आप तैयारी ना करिए। ठीक है, तैयारी आप बहुत अच्छे से करिए, बार बार पढ़िए, देखते रहिए, घूरते रहिए। जब तक कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आता है ना आप लोगों को, तो आप उस टॉपिक को घूरते रहिए।
तो मज़ा आता है। आप समझ रहे हो, घूरने के बाद वो डर जाएगा आपसे टॉपिक कि आप बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं समझ आ जाऊँगा। ठीक है, तो क्या है सर अगली स्लाइड में क्या है, ठीक है देख लेते हैं। तो बात वही पदावधि कार्यकाल की बात करेंगे। कार्यकाल की बात करेंगे तो धारा देखो, धारा एक बार अगर आप पढ़ ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता है कौन से अधिनियम, अधिनियम 2005। कौन सा अधिनियम है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। कल से यही चिल्ला रहा हूं बार बार, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 2005 की धारा 5 में बोला गया है इनके कार्यकाल के संबंध में। क्या बोला गया? अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा? तो 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु। क्या बोला समझो, 3 वर्ष का कार्यकाल होगा प्लस 65 वर्ष की आयु। क्या समझ आया इसमें आपको? इसमें अभी भी इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना कि सर 3 तो लिख देते हो, जब 65 समझ में नहीं आता हम लोगों को। तो ये चीज मैं समझा चुका हूं, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं एक बार फिर समझा दूंगा, ठीक है। तो ये किसका हो गया सर? ये किसका हो गया? किसका है ये? किसका कार्यकाल है? ये कार्यकाल है अध्यक्ष का, क्योंकि अध्यक्ष का चयन भी हम लोगों ने अलग प्रक्रिया से किया था, अध्यक्ष की नियुक्ति भी समिति बना कर की थी। उसका कार्यकाल कितना हो गया? उसका कार्यकाल हो गया 65 वर्ष के साल तक काम करेगा और 3 वर्ष। अध्यक्ष के बारे में सर तो 3 साल तक तो ये भी काम करेगा, लेकिन 60 वर्ष की आयु तक ही काम पर आएगा। 60 वर्ष जैसे इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो इसको अपना कार्यकाल जो है समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, जो चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला गया कि किसी अध्यक्ष या किसी सदस्य को फिर से अध्यक्ष और सदस्य बनाया जा सकता है इस आयोग का, लेकिन 2 कार्यकाल से ज्यादा नहीं। ये बनाता है इस स्लाइड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है देखो, जो इंपॉर्टेंट है मैं स्टार लगा ही देता हूं क्या, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना? अध्यक्ष का कार्यकाल कितना? तो 365। फिर सदस्य का कार्यकाल कितना? सदस्य का कार्यकाल कितना? तो 360 ऐसे लिख दो आसान से, जैसे आपको समझ आए 360, ठीक है सर। तो अध्यक्ष और सदस्य कितने बार अध्यक्ष और सदस्य वापस बन पाएंगे सर? मतलब बार बार मतलब पुनर्नियुक्ति मतलब बार बार अगर किसी अध्यक्ष को या किसी सदस्य को सदस्य बनाया जा रहा है या अध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो कितनी बार, मैक्सिमम कितनी बार बनाया जा सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ 2 बार। 2 कार्यकाल जैसे ही ये कंप्लीट कर लेगा, इसके बाद इसको बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम या के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग में किसी भी पद पर नहीं रखा जाएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल, 2 कार्यकाल, साल गलत बोल रहा हूं मैं, 2 कार्यकाल मतलब सर एक बार में 3 साल कंप्लीट करेगा, एक बार में 3 मतलब लगभग मैक्सिमम 6 साल हो सकता है कोई आदमी अगर अपनी एज से पहले वहां पहुंच जाए। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हो, ठीक है। बात यह है, बात वही आ जाती है कि त्यागपत्र किसको देगा? तो सर तो वही धारा 5 में बोला है त्यागपत्र, याद रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना चाहो तो धाराएं याद मत रखो, लेकिन किसको वो अपना त्यागपत्र देता है वो जरूर याद रखना है। तो क्या आप हाईलाइट कर दो सर? तो हाईलाइट वही है जिसने नियुक्ति करी थी, त्यागपत्र भी उसी को देगा। मतलब किसको देगा? केंद्र सरकार को देगा। लेकिन कैसे देगा? लिखित रूप में देगा, ऐसे नहीं, ऐसे मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा कि जाओ हम नहीं आते काम करने, मन नहीं लग रहा हमारा, ठीक है, ऐसे से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर लिखित रूप में देना पड़ेगा, समझ रहे हो? लिखित रूप में जब आप दोगे तो लिखित रूप में अध्यक्ष और सदस्य जो है वो अपना त्यागपत्र स्वेच्छा से मतलब खुद की इच्छा से जब वो अपना त्यागपत्र लिखित रूप में केंद्र सरकार को देंगे तो वो केंद्र सरकार के द्वारा उनका जो है इस्तीफा वो स्वीकार कर लिया जाएगा और वो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ आई या नहीं? हाँ, थोड़ा रेस्ट करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैं हर लेक्चर में बोलता ही हूं आप लोगों से कि अगर आप लोगों को लगता है कि एग्जाम ओरिजिनल्स आप लोगों के लिए कुछ कर रहा है, या हम लोग या मेरा वीडियो, या अगर मैं कहूँ कि एग्जाम ओरिजिनल का यूट्यूब आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तो दिल खोल कर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए। क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और जब हम लोगों को मिलेगा मोटिवेशन तो हम लोग आप लोगों के लिए बहुत बेहतर, कुछ अच्छा बेहतर करने का और अधिक प्रयास करेंगे। तो जैसे हम लोग आप लोगों का मोटिवेशन बना के रखते हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी हमारा मोटिवेशन बनाए रखें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी हमारा मोटिवेशन बनाते रहेंगे।
और इसी के साथ क्या करना है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों तक फैलाना है। ठीक, बात यह है, हाँ बहुत गर्मी है बहुत। ठीक है, तो त्यागपत्र मैंने आप लोगों को बता दिया कि त्यागपत्र क्या है, त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र किसको दे दिया? त्यागपत्र दे दिया केंद्र सरकार को। और कैसे दे दिया? लिखित रूप में, ऐसे मुंह जबानी बोल के नहीं देना है, लिखित रूप में दे दिया। ठीक है, किसने दे दिया? अध्यक्ष और सदस्य दोनों ने दे दिया। कहां पे वर्णन है वो भी बता दिया, याद करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर बात करें सेवा शर्तें, वेतन भत्ते और सेवा शर्तों। अब इनका वर्णन कहाँ है? तो वही धाराएं लिखी हुई है, याद करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो मत करो। लेकिन किस पर भारित होते हैं वो तो याद रखना पड़ेगा ना सर, कि वेतन देता कौन होगा, किसको? अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन भत्ते और सेवा शर्तें देता कौन होगा? देता कौन होगा तो याद रखना है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब केंद्र सरकार यार, केंद्र सरकार ही देगी। केंद्र सरकार नियुक्त कर रही है, केंद्र सरकार इस्तीफा ले रही है, सब कुछ काम तो केंद्र सरकार कर रहा है। तो सर इजी तो है, वेतन भत्ता भी केंद्र सरकार ही देगी। तो यही बातें हैं। अगर हम लोग देखें तो वेतन भत्ते कौन देगा? केंद्र सरकार ही देगी। और बोला गया, क्या बोला गया कि जब भी एक बार अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो जाएगी तो उसके बाद उसके वेतन भत्ते सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन का मतलब कि ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे कि उस सदस्य या उस अध्यक्ष को हानि हो। अगर मान के चलो कि आज 1 लाख रुपए वेतन है और सरकार उसका वेतन बढ़ाना चाह रही है, मतलब सरकार 1.5 लाख रुपए करना चाह रही है, तो ये परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर आज उस अध्यक्ष या सदस्य का वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह है तो सरकार नियुक्ति के बाद उसके वेतन और भत्तों में से उसको कम नहीं कर सकती, मतलब अलाभकारी परिवर्तन उसमें नहीं किया जा सकता। मतलब कि 1 लाख का वेतन 50,000 नहीं कर सकती या 1 रुपए भी कम नहीं कर सकती, जिससे कि उस अध्यक्ष या जो सदस्य है उसको अलाभ हो, मतलब हानि हो। ठीक है, तो इस तरीके की बात करी कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये चीज भी बोली गई उस अधिनियम में। बात वही है यार, हर एक्ट में तो यही चीजें पढ़ते हैं, नियुक्ति, वेतन भत्ते के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये याद ही कर लो ना कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है, हर एक्ट में यही पढ़ते। पद से हटाना, पद से कौन हटाएगा भाई साहब, कहां पे वर्णन है? तो उसी एक्ट, कौन सा एक्ट याद करो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। यही एक्ट, इस एक्ट की धारा 7 में बोला गया कि अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कैसे हटाया जाएगा। पद से कैसे हटाया जाएगा? तो बात वही कि पद से कौन हटाएगा? पद से हटाएगा केंद्र सरकार। जो इंपॉर्टेंट है यार, हर आयोग में तो यही चीजें पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पद से कौन हटाएगा? केंद्र सरकार हटाएगा। और पता है आप लोगों को, जब अगर किसी को पद से हटाया जाता है तो उसके लिए कुछ आधार चाहिए होते हैं सरकार को। तो उसमें बोला गया कि साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर उसको, अध्यक्ष और सदस्यों को अपने पद से हटाया जाएगा। निम्न अन्य आधार भी बताए गए, यहाँ पर इसको काट दो, अन्य आधार भी बताए गए जिसके तहत हटाया जाएगा। असमर्थता का मतलब वो उस पद पर बैठने के लायक नहीं है, या ऐसा बोल दो कि जिस काम के लिए उसको उस पद पर बिठाया गया है वो उस कार्य को करने में समर्थ नहीं है, इसलिए बोला जाता है असमर्थता। दिवालिया हो जाना, पदअवधि के दौरान किसी अन्य पद पर नियोजन हो जाना, मतलब किसी अन्य पद पर काम करना पदअवधि के दौरान, मतलब जब उसका कार्यकाल चल रहा होता है उस समय पर कहीं और भी काम करने लगे तो उसको पद से हटाया जा सकता है। नैतिक अधमता, नैतिक मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी निर्देश दिए हैं और गवर्नमेंट की नज़रों में अगर कुछ ऐसा काम जो अनैतिक है, ऐसे कामों में अगर वो दोषी पाया जाता है तब भी उसको हटाया जा सकता है। और बात वही कि लगातार अगर 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे तब भी अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि रोज रोज हम यही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसी चीज़ों से गुजर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, जो चीज़ें समझ नहीं आए आप लोग कॉमेंट में मुझे बता देना ज़रूर। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं आप लोगों के कमेंट, और आप लोगों के कमेंट देखने के बाद मुझे मिलता है मोटिवेशन। क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। तो आगे अगर हम लोग बात करें, हाँ एक जो चीज़ है नई जो चीज़ इस आयोग में है वो ये कि जब किसी को अगर हटा दिया जाएगा पद से
जैसे अध्यक्ष को हटा दिया या सदस्य को हटा दिया तो 90 दिनों के भीतर उनकी नियुक्ति वापस करना है, मतलब उस पद पर किसी अन्य व्यक्ति को बिठाना है। ऐसा नहीं कि उनको हटाने के बाद भूल जाओ कि हाँ करेंगे हम 3, 4, 5 साल बाद, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों को 3 माह के अंदर या 90 दिन के अंदर आप लोगों को उस पद पर पुनः नियुक्त किसी व्यक्ति को करना है। अगर किसी को हटाया जाता है तो वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। क्या क्या लिखा हुआ है कि बाकी ये सब आपको पता है कि सुनवाई का, हटाने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी को हटाया है तो 90 दिन के भीतर उसकी नियुक्ति फिर से कर दी जाएगी। ये सारी बातें आप लोग, ये जो चीज़ है ये नहीं है इस आयोग में, और कहीं आयोग में हम लोगों को मिली नहीं थी ये चीज़ें। आप समझ रहे हो। बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों ने देखी होगी कि हाँ सर सुनवाई का मौका हर जगह हम लोग देते हैं, हर जगह क्या होता है, हर जगह लाभकारी परिवर्तन नहीं करते, वेतन भत्तों के बारे में जानते हैं, शपथ पत्र के बारे में जानते हैं, इस्तीफे के बारे में जानते हैं, नियुक्त कौन करता है उसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है वो नहीं है। तो याद रखना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जब भी अध्यक्ष और सदस्यों को उसके पद से हटा दिया जाता है तो उसके 90 दिन के भीतर उस पद पर किसी अन्य व्यक्ति को की नियुक्ति करना अनिवार्य हो जाती है। ऐसा बोला गया है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 8 में, ठीक है। कौन सी धारा में बोला है? धारा 8 में ये बातें बोली गई है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। कार्यों का वर्णन, कार्य कि अब आयोग क्या काम करेगा। अरे सर बाल अधिकार संरक्षण आयोग है तो बच्चों से संबंधित कुछ काम करेगा, बच्चों के अधिकारों की बात करेगा, बच्चों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करेगा, बच्चों के लिए जो भी बच्चों के प्रताड़न से संबंधित जो भी शिकायत आएगी उसका निवारण करेगा। सब तो आप पहले ही बता चुके हो, तो बस बता तो मैं ऑलरेडी सब कुछ चुका हूं, लेकिन फॉर्मेलिटी मतलब आप समझ रहे हो कि मुझे एक बार स्लाइडों में आप लोगों को बताना है कि हाँ यही चीज, क्योंकि जब ये चीज आएगी 5 नंबर में आप लोगों के लिए, 5 नंबर में जब मेंस में आएगी, कहाँ आएगी? मेंस में, क्योंकि प्री में इससे कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं इस टॉपिक से, यहां से कुछ नहीं बनेगा प्री में, ठीक है। बस ये पूछ सकता है आपसे कि कौन सी धारा में इसका, लेकिन इतना टफ मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर मैंने यहाँ पे स्लाइडों में चढ़ा दिए तो आप लोग एक बार पढ़ ही लेना, ठीक है। क्यों भाई, मतलब रिस्क क्यों ले, ठीक है। तो कार्यों के बारे में जो वर्णन है, आयोग के कार्यों के बारे में जो वर्णन है वो कहाँ है? आयोग के कार्यों के बारे में वर्णन है कहाँ? धारा 3 में। किस अधिनियम के? 2005 वाला जो अधिनियम है। कौन सा अधिनियम? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 13 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। किसका? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है, और जो कार्य जो निर्धारित किए वो कौन कौन से, सब कुछ ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। क्या सर क्या बताए हो आप कि बाल अधिकार संरक्षण संबंधी जितने भी कानून है, कानून मतलब कानूनी जो अधिकार है, बच्चों के जितने भी कानूनी अधिकार है उनकी समीक्षा करना, मतलब जो भी कानून सरकार ने बनाए हैं किससे संबंधित, बच्चों से संबंधित जो भी कानून बनाए हैं उसकी समीक्षा करना मतलब एक बार उसमें देखना कि कुछ गलत प्रावधान तो नहीं है, या कुछ और अच्छा क्या हो सकता है, कुछ नई चीजें क्या जोड़ी जा सकती है, इन सभी बातों पर समीक्षा करता है कौन? आयोग। तो यही चीज मैंने बताई आपको। फिर बोला बाल अधिकार संबंधी कानून, वही चीजें प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना, मतलब जो भी कानून सरकार ने बनाए हैं किससे संबंधित, बाल अधिकार मतलब बच्चों के अधिकार से संबंधित जितने भी कानून सरकार ने बनाए हैं उनके क्रियान्वयन का मतलब उनको, उन बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस संबंध में सिफारिश करना। किसको सिफारिश करना? गवर्नमेंट को सिफारिश करना। तो ये भी काम किसका है? वही है, ठीक है। फिर रक्षात्मक उपाय मतलब बच्चों के से संबंधित जो भी प्रताड़ना हो रही है या जो भी बच्चों से संबंधित जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके रक्षात्मक उपायों का मतलब कि उन जो भी बच्चों से, जैसे हम लोग बात करें कि बलाश्रम मतलब बच्चों से जबरदस्ती काम करवाना या बच्चों के अधिकारों का जहां पर भी हनन होता है, तो इन सारी चीज़ों से जो भी अनैतिक जो भी ये काम है, इन सब चीज़ों से उन बच्चों को रक्षा कैसे करें, उन बच्चों की रक्षा कैसे करें, तो ऐसे ही रक्षात्मक उपायों की सिफारिश जो किसको देना, वो देना है सरकार को। बात वही है, हर चीज़ का मतलब निकल कर वही आ रहा है। वर्ड में हर चीज़ अलग अलग है, मैं एक ही लाइन को 4 तरीके से लिख दे रहा हूं, लेकिन उन सब चीज़ों का जो सार है वो एक ही निकल कर आ रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जितने भी बच्चे हैं, जितने भी इस देश के जो बालक हैं, उन सभी के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का उद्देश्य है, ठीक है। बात वही है। बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, अगर कहीं पर बाल अधिकार मतलब बच्चों को मिलने वाले जो भी अधिकार है, अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी जांच करना और कार्रवाई करना, ठीक है। ये सारी चीजें आयोग के हाथ में, ठीक है। उसके बाद क्या है,
उसके बाद ये भी है कि बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, मतलब रिसर्च करना कि कैसे कैसे उनको पहुंचाया जाए बच्चों तक, कि ऐसा कैसे क्रियान्वयन हम लोग करें कि जितने भी अधिकार कानूनी रूप से बच्चों को मिले हैं या बालकों को मिले हैं, या जितने भी अधिकार संवैधानिक रूप से बालकों या बच्चों को मिले हैं, उन सभी अधिकारों को उन बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस बात के लिए रिसर्च करना, मतलब अनुसंधान करना। बाल अधिकार के संबंध में जागरूकता फैलाना, मतलब अभी क्या होता है, जैसे कि अगर मैं हूं या आप है, ठीक है, आप भी क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी हूं, मान के चलो कि कई ऐसे अधिकार हम लोगों को अपने खुद के नहीं पता होंगे, मतलब हमें नहीं पता होंगे कि संविधान ने हमको ये अधिकार भी दिए हैं, ठीक है, या कानून के तहत हम लोगों को ये अधिकार भी मिला है। कई ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों से संबंधित जितने भी अधिकार है, कानून है, उसके बारे में किसी भी ना तो माता पिता को उतना ज्यादा पता होता है ना बच्चों को। तो इस आयोग का ही काम है कि उन जो भी कानून है या जो भी अधिकार है उन बच्चों को जो मिला है संविधान के माध्यम से या कानूनों के माध्यम से, तो उनके प्रति जागरूकता फैलाना का मतलब लोगों तक ये बात पहुंचे कि ये अधिकार आप लोगों को कानून और संविधान के तहत दिए गए। तो इससे संबंधित जो भी जागरूकता फैलाने का काम है ये भी उस आयोग का है, ठीक है। फिर बात करें, जो बच्चों की जो जेल होती है उसको बोलते हैं किशोर संरक्षण गृह। किशोर संरक्षण मतलब अगर कोई बच्चा बचपन में कोई अपराध कर देता है तो उसको ऐसी जगह पर रखा जाता है, मतलब किशोर संरक्षण गृह। वहां पर उनका दौरा करना और उसकी समीक्षा करना कि उस बच्चे के विकास के लिए सारी सुख सुविधा वहां पर है या नहीं है, उसके विकास के लिए जो भोजन की आवश्यकता है वो भोजन उस किशोर जो संरक्षण गृह है या जो जेल है वहां पर उसको मिल पा रही है, जो शिक्षा उस बच्चे के विकास के लिए आवश्यकता है वो शिक्षा उस जेल के जो भी इंचार्ज होंगे वो उसको प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। इस चीज़ की समीक्षा करता है कौन, ये आयोग करता है, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई साहब 5 नंबर का क्वेश्चन तो बनना ही बनना है कि बाल संरक्षण अधिनियम या बाल संरक्षण आयोग या बाल संरक्षण अधिनियम की धारा के जो भी काम है, जो भी आयोग को जो भी काम दिए वो कौन कौन से हैं। तो 5 नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है, आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। बात वही सर प्रतिवेदन की बात कर रहे हैं आप जानते तो हैं यार सर, इतने सारे प्रतिवेदन हम लोगों ने देख लिए। प्रतिवेदन का मतलब क्या है यार सर, तो प्रतिवेदन का मतलब है रिपोर्ट। हाँ यार सर, ठीक है, पता है हम लोगों को, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। तो रिपोर्ट मतलब सर, मतलब आयोग ने 1 साल तक जो भी काम किया होगा उसकी रिपोर्ट बना के रखी होगी। तो बिल्कुल सही, आयोग ने 1 साल तक जो भी काम किया होगा उसकी रिपोर्ट जो है या उसको प्रतिवेदन कहते हैं। तो उसका वर्णन जो है वो धारा 16 में है। याद करना चाहें तो आप याद कर लें, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी बोला गया, इस धारा 16 में बोला गया कि आयोग के प्रतिवेदन जो होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। एक होगा वार्षिक प्रतिवेदन। वार्षिक प्रतिवेदन का मतलब 1 साल में जो एक बार दिया जाएगा, ठीक है। वार्षिक प्रतिवेदन मतलब 1 साल में जितना भी काम किया है उसका जो लेखा जोखा है वो प्रतिवेदन जो है वो वार्षिक प्रतिवेदन। लेकिन सर एक क्या है, तो ये विशेष प्रतिवेदन मतलब अगर इस देश में कोई ऐसा बहुत संगीन मुद्दा आता है, ठीक है, जिसके लिए अलग से आयोग को काम करना पड़ता है या उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा तुरंत मांगी जाती है कि आप तुरंत इसको भेजिए, तो उसको बोला जाता है विशेष। किसी विशेष विषय के लिए, ठीक है, किसी विशेष विषय के लिए एक अलग से प्रतिवेदन बनाकर उसको भेजा जाता है। तो ये वही, तो किसको भेज रहा है सर, ये किसको भेज रहा है, तो इन दोनों प्रतिवेदनों को केंद्र सरकार। हर जगह तो यार सर आप केंद्र सरकार पे स्टार लगा देते हो, मतलब क्या मैं ये मान लूं कि मतलब बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम से संबंधित जो भी काम कर रहा है वो कौन, केंद्र सरकार कर रहा है, मतलब रिपोर्ट भी लेगा केंद्र सरकार, नियुक्ति भी कर रही है केंद्र सरकार, इस्तीफा भी ले रही है केंद्र सरकार, वेतन भत्ते भी दे रही है केंद्र सरकार। हर जगह तो सर यार केंद्र सरकार है। तो हाँ आप ऐसा मान सकते हो, लेकिन ठीक है, लेकिन जो चीजें हैं वो देखो, जैसे मैंने यहाँ पर डिफरेंट चीजें बताई थी आपको कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 90 दिन के भीतर उनको पुनः नियुक्त करने की बात कही। उसी तरीके से यहाँ भी बोला गया, क्या यहाँ बोला गया कि रिपोर्ट तो ले लोगे भाई साहब आप, ठीक है, रिपोर्ट तो आप ले लोगे, केंद्र सरकार को मैं रिपोर्ट तो दे दूंगा, लेकिन आप लोगों के पास भी सिर्फ और सिर्फ 1 साल है। क्या, जो भी रिपोर्ट में मैंने आप लोगों को सिफारिश करी है उसके लिए आप लोगों के पास 1 साल है। 1 साल के भीतर जो भी सिफारिश मैंने की है उन सिफारिश के साथ, मतलब उन सिफारिश पर जो भी कार्रवाई आप करोगे, उन सिफारिश पर जो भी सिफारिश मैंने की है उस सिफारिश पर जो भी कार्रवाई आप करोगे उसको स्पष्टीकरण के साथ
संबंधित संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखोगे। कितनी बेहतरीन बात है, आप समझिए क्या क्या बोला गया है इस आयोग में कि अब इसमें आयोग को ये शक्ति मिल गई। आप समझ रहे हो कितना, मतलब आप समझिए कि आयोग ने जो भी रिपोर्ट बनाई, जो भी सिफारिश दी, उन्होंने बोला कि यार किसी जेल में जो भी है या जो गृह होते हैं, जो बाल संरक्षण गृह होते हैं या जो भी बच्चा जेल आप बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, तो उसका अगर किसी ने निरीक्षण किया और उसने जो कमियां देखी कि यहाँ पर ये कमी है, वो कमी है, शिक्षा अच्छी नहीं है या जो बच्चों को खाने के लिए सही से नहीं मिल पा रहा, तो ये रिपोर्ट जब उसने केंद्र सरकार को सौंपी, दे तो दी, मतलब प्रतिवेदन केंद्र सरकार को दे दिया, लेकिन अब आयोग जो अधिनियम ने बोला कि भाई साहब केंद्र सरकार आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल है। 1 साल के भीतर जो ये आयोग है, आयोग कौन सा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो भी सिफारिशें की है, मतलब उस बाल गृह में जो भी सुधार करने की जो भी सिफारिश की है, ठीक है, उस पर आपने क्या कार्रवाई करी है, ठीक है, उसका एक स्पष्टीकरण जवाब आपको देना है। कहाँ आपको देना है? संसद में। संसद में कौन बैठते हैं? संसद में बैठते हैं जनप्रतिनिधि मतलब आपके क्षेत्र का कोई सांसद बैठा होगा। इसका मतलब कि आपके क्षेत्र का कोई सांसद आपके क्षेत्र में जितनी भी जनता है उन सब का प्रतिनिधित्व वहां कर रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि आपने जो भी काम किया वो उन जनप्रतिनिधियों के सामने आपको स्पष्टीकरण के रूप में रखना होगा। और जब आप स्पष्टीकरण के रूप में मतलब आप मान के चलिए कि पूरे देश के सामने वो बात होगी, क्योंकि हर क्षेत्र का जनप्रतिनिधि वहाँ शामिल होता है। और एक ये मान के चलो कि आपके क्षेत्र का सांसद भी होगा तो आपके क्षेत्र की जनता तक भी वो बात पहुँच गई होगी। तो इस तरीके की बातें हैं। जो नया है उसमें वो ये, ठीक है। तो ये याद आप लोगों को रखना है। क्या याद रखोगे? ये यहाँ पर कि 1 साल के अंदर स्पष्टीकरण देना है और अध्यक्ष और सदस्यों को अगर उनके पद से हटाया जाता है तो 90 दिन के भीतर उस पद पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की बात कही गई है, ये याद रखना है। बाकी आपको पता है सर। प्रक्रिया तो क्या है सर? आसान है। हमें पता है कि वो स्वयं विनियमित करता है, मतलब स्वयं निर्धारित करता है उसको कैसे काम कर, क्योंकि हर आयोग में हमने पढ़ा है कि हर आयोग या हर कमीशन अपनी जो प्रक्रिया है उसको स्वयं विनियमित करता है या स्वयं निर्धारित करता है कि उसे किस तरह से काम करना है। ये चीज़ सर आप बता चुके हो, ठीक है। लेकिन जो बातें हैं वो ये, इन्होंने बोला कि 2 अधिवेशन मतलब 2 बैठकों के बीच कभी भी 3 माह से ज़्यादा का समय नहीं होगा। 3 माह से ज़्यादा का समय नहीं होगा। जो बात वो याद रखना है वो ये, क्या बोला गया? 2 बैठक मतलब 2 अधिवेशन होंगे। 2 अधिवेशनों के बीच 3 माह से अधिक का समय नहीं होगा। जो याद रखना है वो ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयोग में, ठीक है। अब जो कार्यकाल है, जो कार्यालय और जहाँ पर भी बैठक होगी वो अध्यक्ष को जहाँ ठीक लगे वो वहाँ समय और स्थान वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है। जो भी निर्णय होंगे वो बहुमत से होंगे। मतलब सर 1+6 मतलब पहले तो ये 6 लोग वोट करेंगे। अगर यहीं पर 6 में से 4 लोग पक्ष में आ जाएंगे तो वोट हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर की बात आई कि 3 लोग हाँ बोल रहे हैं, 3 लोग ना बोल रहे हैं, तो फिर अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट डालेगा। और अध्यक्ष जैसे ही डालेगा तो एक साइड पड़ला भारी हो जाएगा। तो ऐसी बात है निर्णायक स्थिति में। बात वही स्लाइडों में यही सारी चीजें लिखी हुई है, बाकी कुछ है ही नहीं। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो क्या सर? अध्यक्ष अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी निर्णायक मत डालेगा। अब ये पीठासीन अधिकारी क्या है सर? तो मान के चलिए कि 7 सदस्यीय जो भी हम लोगों का आयोग है उसमें अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित है, तो आपस के जो 6 लोग हैं उन 6 लोगों में से किसी एक को पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष के रूप में, मतलब कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में या पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। और उस समय पर जो निर्णायक वोट है वो पीठासीन अधिकारी डालता है। बात वही है सारी चीजें कि अध्यक्ष नहीं है तो वही जो सचिव प्रमाणित करता है। ये चीज मैंने बता दी कि जो भी कार्रवाई है, जो भी कार्य है, जो भी प्रक्रिया है उसको प्रमाणित कौन करता है? तो सचिव प्रमाणित करता है। ये कहाँ बता दिया था? झूठ बोल रहे हो सर आप, हमको तो नहीं बताया आपने। तो दिखाई देता हूँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है कि आयोग का जो प्रमुख अधिकारी होता है कौन? सदस्य सचिव। और ये सचिव का काम क्या होता है? मैंने बताया था कि आयोग जो भी प्रक्रिया करेगा उसको प्रमाणित करना, मतलब उसको सिग्नेचर करके उसको प्रमाणित करने का काम जो है वो कौन करेगा? वो काम जो करेगा वो सदस्य सचिव करेगा। हाँ यार सर याद आ गया, ठीक है। इसके बाद प्रमाणित हो गया, उसके बाद आप एक काम करो यार, है ना, मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज बता देता हूँ, ठीक।
हम लोग एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस में जितने भी आयोग पढ़ने वाले हैं, लगभग सभी आयोगों को जो शक्ति होगी वो होगी सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी या दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी। ठीक है, ये शक्तियां प्राप्त होगी, या सिविल कोर्ट या सिविल न्यायालय बोला जा सकता है, सिविल न्यायालय बोला जा सकता है। ठीक है, तो किसके तहत? वो भी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। एक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जो भी आयोग है उनको एक शक्ति दी गई, और किसकी शक्ति दी गई? दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय की शक्ति उनको दी गई। ठीक है, तो आप लोग एक बार अच्छे से समझ ही लीजिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत अगर किसी आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां दी जाती है तो उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो एक बार समझ जाओगे तो हर आयोग में, जितने भी आयोग में आएगा कि सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, मतलब आप समझ जाना कि वही 8 पॉइंट, वही 5 पॉइंट, वही 6 पॉइंट, क्या क्या वो आपके सामने है। सबसे पहली बात क्या? सबसे पहली बात मतलब शक्तियां प्राप्त है, तो सबसे पहले आपको याद रखना कि जब भी किसी आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी, वो भी किसके तहत? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत अगर किसी न्यायालय को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी, ठीक है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी, तो उसको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी आप ये समझिए। क्या होगा? क्या होगा? उसको शक्तियां प्राप्त होगी कि वो जो भी गवाह होगा, जो भी गवाह होगा उसको उपस्थित होने के लिए समन भेजेगा। समन भेजेगा मतलब उसको नोटिस भेजेगा, बोलेगा, तारीख बताएगा, जगह बताएगा, बोलेगा आपको इस दिन आना है, हमको आपसे पूछताछ करनी है, हमको, जो भी गवाह होगा, ठीक है, जो भी गवाह होगा उसको समन, और समन जब वो आ जाएगा तो देखो समन तो भेज दिया, समन भेजने के बाद उसको हाजिर करना। हाजिर करना मतलब कि उसको बुलाना कहाँ? कोर्ट में बुलाना, ठीक है, या अपने ऑफिस में बुलाना, हाजिर करना। फिर बोला शपथ पर उसकी जांच करना, मतलब जो भी शपथ पत्र होगा उस पर जो भी चीज वो बोलेगा, जो भी वो गवाही देगा, उसको शपथ पत्र पर लिखना और जांच करवाना। ठीक है, तो ये पहली शक्ति तो ये हो गई। क्या? गवाह को समन भेज दिया, गवाह को हाजिर कर दिया और उसके शपथ पत्र पर जांच कर दी। हो गई सर, 1908 के तहत पहली शक्ति ये मिल गई। किसी भी दस्तावेज, मतलब अगर जिस भी चीज के ऊपर ये आयोग काम कर रहा होगा, या कोई भी आयोग, जिस भी आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, वो आयोग अगर किसी भी मुद्दे पर काम कर रहा होगा तो उससे संबंधित दस्तावेजों को ढूंढना और प्रस्तुत करना, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स की अगर जरूरत है तो उसको ढूंढना और उसको प्रस्तुत करने का भी अधिकार है। हलफनामे, जो भी एफिडेविट है, हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना, मतलब एफिडेविट पर जो भी साक्ष्य है या सबूतों को प्राप्त करना, ये बात है। अगर उससे संबंधित कोई, जैसे जिस भी केस पर वो आयोग काम कर रहा होगा उससे संबंधित अगर कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगाना है, किसी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, तो उससे न्यायालय से निवेदन कर सकता है, ठीक है, या किसी कार्यालय से उसकी प्रति मांगने के लिए निवेदन कर सकता है या मंगा सकता है। किसी कार्यालय से अगर कुछ डेटा चाहिए हम लोगों को कि बताओ कि उस दिन क्या हुआ था, जैसे थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी थी, कब रिपोर्ट लिखी थी, ये सारी चीज़ें, तो उससे उसकी प्रति मांगना, ठीक है, न्यायालय से मांगना तो न्यायालय से भी मांग सकते हो। ये अधिकार दिया गया, ये शक्ति दी गई किसने? ये शक्ति दी गई सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। जिन भी आयोगों को सिविल न्यायालय की शक्तियां मिलेगी तो उनको ये सारी शक्तियां ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ये बात करी गई। उन्होंने बोला कि जो भी गवाह और दस्तावेज है, इनकी जांच करने के लिए हम एक और कमीशन या आयोग की गठन कर देंगे, मतलब किसी 3 लोगों की समिति या छोटा सा कमीशन या एक ग्रुप बना देंगे या एक कमीशन आयोग बना देंगे और बोलेंगे कि आप ये जो भी सबूत है या जो भी गवाह है इनकी परीक्षा कर लो या आप जांच लो, या कोई भी अन्य मामला जिसका सुझाव केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, तो इन सब पर वो काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ आ गई आप लोगों को। क्या है, जितने भी आयोग हम लोगों ने पढ़े हैं, जितने भी आयोग, तो लगभग सभी आयोगों को जो शक्तियां प्राप्त है वो सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। और कौन से सिविल न्यायालय? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय की शक्तियां उनको प्राप्त होती है। तो सर ये क्या होते हैं? दीवानी न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है, सिविल न्यायालय या सिविल कोर्ट को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है, तो वो आप लोगों के सामने है जो चीजें मैंने बताई। तो जब भी आप लोगों से पूछे कि बताओ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शक्तियां कौन कौन सी, तो आप बोल देना 1900 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, जिसके तहत क्या क्या कर सकता है वो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिए। ठीक है, क्या क्या कर सकता है, तो ये चीजें हो गई। अब तक के आयोगों के अध्यक्ष अगर हम लोग देख लें तो आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है। तो आयोग के पहले अध्यक्ष शांता सिन्हा जी थी। फिर दूसरी बार दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको बनाया गया। कुशल सिंह हो गए, ठीक है, स्तुति नारायण काकर जी हो गई। ये सब के सब नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है,
4 नाम तो है यार। फिर आ गए अपने प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो 2008 के बाद ये उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तो अभी भी प्रियांक कानूनगो वर्तमान में भी है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष भी प्रियांक कानूनगो है, ये आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान अध्यक्ष भी प्रियांक कानूनगो है। तो ये कुछ नाम है आपसे। अब सर सारे नाम क्यों याद रखूं मैं, पहला और आखिरी अभी वर्तमान? अरे भाई साहब पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाएगा? जब भी डेटा कम रहेगा, जैसे जब भी अध्यक्षों के नाम कम रहेंगे तो उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। 3 ऑप्शन ये रहेंगे, चौथा कोई और रहेगा। तो एक बार आप लोगों के रीडिंग करने से अगर कुछ क्वेश्चन सही हो जाते तो यार कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा हम लोगों को मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हम लोगों का ये टॉपिक भी सारे टॉपिकों के की तरह ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आप जानते ही हैं धीरे धीरे पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ा के जैसे ही इस यूनिट को कंप्लीट हो, उसी के साथ आप लोगों की यूनिट भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है। वरना आप वो सोचो कि ठीक है रिकॉर्डेड वीडियो है देख लूँगा बाद में, तो ऐसा काम चलेगा नहीं। समझिए इस बात को, ठीक है। क्या समझिए? तो बात वही है कि कुछ अन्य तथ्य हैं सर। हाँ, क्या तथ्य है सर? क्या तथ्य है? तो बात वही है कि जो भी लेखा परीक्षा है, लेखा की जो परीक्षा है, मतलब ये जो भी खर्चा होगा सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार के द्वारा इसके खर्चा, सेवा शर्तें, जो भी खर्चा है, जो भी वो उठाया जा रहा है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो कैग को बोला गया कि जो भी इनके लेखा है उनकी आपको क्या करना है? परीक्षा करना है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये खोया पाया पोर्टल। खोया पाया पोर्टल ये आप लोगों को याद रखना है। एक बार आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, या जो भी आप लोग खोया पाया पोर्टल करके सर्च कर लीजिएगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये गुम हुए बच्चों को ढूंढने से संबंधित एक पोर्टल है। आप लोगों से डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए खोया पाया पोर्टल का संबंध किससे है, ठीक है। फिर पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट के तहत अपराध करने वालों को न्यूनतम 20 वर्ष की सजा दी गई, प्रावधान कर दिया गया पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म भी कल भी बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो न्यूनतम सजा कितनी है? न्यूनतम सजा है 20 वर्ष की। बचपन बचाओ एक देखो, फिर अब मैंने आप लोगों को बताया खोया पाया, फिर आया बचपन बचाओ। बचपन बचाओ एक एनजीओ है, किससे संबंधित एनजीओ है? बाल अधिकारों के संरक्षण, बच्चों को जो भी अधिकार मिले हैं उसके संरक्षण से संबंधित एक एनजीओ है। क्या? बचपन बचाओ। और जिसके संस्थापक जो है वो नोबेल प्राइज के जो विजेता है हमारे कैलाश सत्यार्थी जी, ठीक है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। ये क्या चलाया जा रहा है? एक एनजीओ चलाया जा रहा है, किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। और उस एनजीओ का नाम क्या है? बचपन बचाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। हो गया। बाकी ई बाल निदान मतलब एक वेबसाइट है, वेबसाइट के माध्यम से क्या ले रहे हैं? शिकायतों को लिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बोली गई। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हर आयोग को हम लोग 2 स्तरों पर पढ़ते हैं, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा जो पढ़ते हैं हम लोग राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर मतलब, और राज्य स्तर पर भी हम लोग मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि यार मध्य प्रदेश में वो संस्था कैसी है, ठीक है। जो भी आयोग है वो मध्य प्रदेश में कैसा है, तो मध्य प्रदेश वैसे ही हम लोगों को आज देखना है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग, ज़्यादा कुछ डेटा इसमें है नहीं, जो मुख्य जो बातें हैं वो हम लोगों को देख लेना है, जो हम लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो याद रखना है वो, इसको थोड़ा काट दो यार, ये मिस प्रिंटिंग हो जाता है, थोड़ा स्लाइड बनाने वालों से भी हो जाती है, क्योंकि गलतियां सबसे होती है, सब इंसान होते हैं, ठीक है। तो कब गठन किया गया? दिसंबर 2007 में। अब आप लोग मुझे इसके साथ बताइए कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब गठन किया गया? तो 5 मार्च, देखो मैं लिख दे रहा हूं, वो भी बता रहे, 5 मार्च 2007, ठीक है। 5 मार्च 2007 को किया गया। ओके, ठीक है सर, ठीक है। दिसंबर 2007 में ये हो गया। फिर बोला गया सावधिक निकाय है। क्योंकि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत इसका वो हुआ है, ठीक है। अब उसी में बोल दिया था कि राज्यों में भी एक राज्य स्तर का जो होगा, क्योंकि यार देखो ये सारी चीज़ें, क्या थक गया हूँ बोल के, आप लोगों को समझा के थक गया हूँ। ये देखो क्या बोला गया, ये बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 आया और इसके तहत बोला गया कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग होगा। और इसी आयोग की धारा 17 के तहत बोला गया कि राज्य स्तर पर क्या होगा? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग होगा, ठीक है। अब तो यकीन हो गया मेरी बातों पे कि नहीं हुआ? हाँ, तो अब कहाँ आ गए हम लोग? धीरे से पहुंच जाते हैं। ओके, ठीक है सर।
तो धारा 17 के तहत क्या बोला गया कि राज्यों में क्या होगा, राज्यों में भी होगा एक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग होगा। और इसी धारा का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। और कौन करेगा इसका गठन, तो इसका गठन करेगा राज्य सरकार। और इसकी संरचना कैसी होगी, तो सेम वही संरचना होगी, एक अध्यक्ष सदस्य, 2 महिलाओं का होना अनिवार्य, यही बात बोली गई। हमारा मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भोपाल में, उसका मुख्यालय था दिल्ली में, ठीक है। बात वही यार, नियुक्ति कौन करेगा, अब वहां पर केंद्र सरकार कर रही थी तो यहाँ राज्य सरकार करेगी, ठीक है। अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्य सरकार करेगी, ठीक है। सेवा शर्त और त्याग पत्र किसको देना है, तो लिखित रूप में देना है, हम जानते हैं सर, क्योंकि बोल के तो दे नहीं पाएंगे सर, क्योंकि लिख के ही देना पड़ेगा। तो लिखित रूप में किसको देंगे, तो केंद्र सरकार को देंगे सर। रिपोर्ट भी किसको देंगे, केंद्र सरकार को देंगे सर। कार्यकाल की बात कर लो तो अध्यक्ष 365 वहां भी था, यहाँ भी 365, मतलब सब कुछ समान ही तो है यार सर। और सदस्यों की बात करें तो 3 वर्ष 60 साल की आयु तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। इतना ही जानना मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए आवश्यक है। मध्य प्रदेश के जो भी है, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के बारे में जितना भी जानना है वो हम लोग जान चुके हैं। मतलब लगभग सेम ही है। मतलब अगर मध्य प्रदेश में अध्यक्ष सदस्यों की बात करें तो राज्य सरकार आ जाएगा, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सब कुछ काम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। आप लोगों को लग जरूर रहा होगा कि मैं बहुत तेजी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि टॉपिक में दम ही नहीं है। टॉपिक में दम नहीं है, जितना जानना है, जितना प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जितना मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उतनी सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ छोड़ रहा हूँ तो आप लोग मुझे मैसेज करिए, आप लोग मुझे बताइए, आप लोग कमेंट करिए कि सर ये टॉपिक छोड़ दिया। हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जिस तरीके से इस टॉपिक को क्लियर करा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि उस टॉपिक में कुछ भी कम होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या MPPSC के प्रीलिम्स की 10th यूनिट अगर यहाँ से कंप्लीट करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों से कह सकता हूं कि आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके प्री के क्वेश्चंस यहीं से बन जाएंगे सारे। लेकिन तब बनेंगे क्वेश्चन जब यहाँ जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के क्लियर होंगे। क्योंकि अगर कंफ्यूजन के साथ जाओगे तो क्या था, 60-65 था शायद, ऐसे कंफ्यूजन के साथ जाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, हर चीज में क्लियरिटी अगर आप लोगों को रहेगी तो क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। और छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर 1-2 मिस्टेक अगर आप कम करोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका प्री निकल जाएगा। 1-2 मिस्टेक ज्यादा करोगे तो आप अंदर आ जाओगे, और अंदर भी कितना आ जाओगे, बाहर हो जाओगे प्री से, ठीक है। तो खुश रहिए, तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए हमेशा, ठीक है। और तैयारी इतनी अधिक करिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि फिर से मुझे वही सारी चीज़ें कि अगर आप लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम ओरिजिनल्स या हम लोग आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें मोटिवेट करिए, शेयर करिए। एग्ज़ाम ओरिजिनल के ऐप पर आप लोग एक बार जाइए और वहाँ जाकर देखिए कि आप लोगों की तैयारी को एनहेंस करने के लिए एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के पास क्या है, एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पर क्या है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध है एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ये सारे कोर्सेज। एक बार आइए, एक बार बात करिए, एक बार आप लोग पता करिए, ठीक है। जो भी चीज़ आप लोगों की तैयारी के लिए अच्छी होगी आप लोग एक बार उसके बारे में डिस्कस करिए, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो हम लोगों को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, और फिर से इसी प्लेटफॉर्म एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऐप पर फिर से आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।